ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। अध्याय 3। अभी हम लोग इस पाठ का अभ्यास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपनी दीवान बन गई। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया और इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी। लेकिन ऊपर जो चित्र दिया गया है वो इस भव्य घटना का इस घटना के भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है। हमारी पाठ्य पुस्तक में इसका चित्र है और यह चित्र उस चित्रकार ने बनाया है जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेजों के लिए निश्चय ही एक बड़ी घटना थी। अभी आगे क्या हुआ। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी और अब उसे अपनी जमीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था और इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते हुए खर्चों को पूरा करने के लिए काफी आमदनी जुटाई जा सके। अभी व्यापारिक कंपनी के नाते उसे यह ख्याल भी रखना था कि वह अपनी जरूरत की चीजें और खरीदती और बेचती रहे। अभी समय के साथ कंपनी को यह भी समझ में आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा और बाहरी ताकत होने की वजह से उसे उन लोगों को भी शांत रखना था जो गांव देहात में पहले ही शासन चला चुके थे और जिनके पास अभी भी काफी ताकत और सम्मान था। ऐसे जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे उन्हें नियंत्रित करना तो जरूरी था, लेकिन उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता था। अभी आगे कंपनी की आमदनी, इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि कंपनी दीवान तो बन गई थी लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी और उसकी कोशिश यही थी कि वह ज्यादा से ज्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। अभी इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीजों का कुल मूल्य दोगुना हो चुका था और 1865 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी और इन चीजों के बदले सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीजें खरीदी जा सकती थी। जल्दी ही यह जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही है और कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत ही कम कीमत पर अपनी चीजें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने की दिशा में बढ़ रही थी। 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मौत की नींद सुला दी। बंगाल में क्या हुआ था, एक अकाल पड़ा था 1770 में और वहां पर 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई। अभी इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई। खेती में सुधार की जरूरत। अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी अपनी राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी? कंपनी के ज्यादातर अफसरों को यह लगने लगा था कि जमीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना जरूरी है। यह काम किस तरह से किया जा सकता था, इस सवाल पर 2 दशकों तक बहस चली थी
और आखिरकार कंपनी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया और इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई और उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। उनके ओर से चुकाई जाने वाली जो राशि है वो स्थायी रूप से तय कर दी गई थी और इसका मतलब यही था कि भविष्य में कभी भी उसमें इजाफा नहीं किया जाना था। अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा और उन्हें लगता था कि क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी और इसीलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन से फायदे में रहेंगे। समस्या, इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि स्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी थी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन के सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी और बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। अभी 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात जो थे वो बदल चुके थे और बाजार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा और इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई भी फायदा नहीं हुआ क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी और अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी। हमने क्या सीखा? इसके अंतर्गत खेती में सुधार की जरूरत क्यों थी? इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।